हमारा सेकंड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बाद हमारा दूसरा चैप्टर ये है। जो हमने 45 डेज की क्रैश कोर्स के बारे में बात करी थी, उसमें ये दूसरा चैप्टर है हमारा। केमिकल बॉन्ड में हमें ये सारी टॉपिक कवर करने हैं। आपकी ये सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा, जिसमें हमारा आयनिक बॉन्ड साथ लैटिस एनर्जी होगा। आयनिक बॉन्ड का ही पार्ट है ये। हाइड्रेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्युबिलिटी इन वाटर किसका होगा? आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन कम सॉल्युबल है, और कैसे देखकर पहचाना जा सके कि कौन से कंपाउंड मोस्ट सॉल्युबल है या लिस्ट सॉल्युबल है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर जानने के लिए फजांस रूल का उपयोग करते हैं। फिर हम आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पे। कोवैलेंट बॉन्ड पे जब आते हैं तो कुछ थ्योरियाँ उससे रिलेटेड हैं। थ्योरियों के पहले बारे में बात करेंगे, फिर उसमें पहली थ्योरी लेंगे लुईस थ्योरी। दूसरी थ्योरी है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके अंदर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही हमारा टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन। फिर आता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे कि लोन पेयर या पाई बॉन्ड आने से उसके बॉन्ड एंगल में या उसके इस ज्योमेट्री में क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम यह बताएंगे आपको कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी कैसे रिलेटेड होगा, मैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, जो होगा हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होगा, या लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होगा। इस दोनों पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पिछले साल जेई के ऑनलाइन पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो नीट में भी जो भी एआई ट्रिपल ई में या जेई मेंस में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो नीट में रिपीट कर जाते हैं। फिर टॉपिक आता है डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकालते हैं, किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, कैसे चेक करते हैं, ये सारी बात करेंगे डायपोल मोमेंट में। फिर हमारा टर्म वेल नोन टर्म है हाइड्रोजन बॉन्ड। दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दोनों तरह की चर्चा करेंगे। फिर आता है वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड मतलब वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स में लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन और आयन डायपोल इंटरेक्शन की हम बात करेंगे। इतने टॉपिक हम कवर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में। पूरा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ये सारा टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूं तो उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं आयनिक बॉन्ड की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड बनता कैसे? जब किसी से बोला जाता है कि भाई आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो लोग बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। एक का, दो का, जितने भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको NaCl बनाना है, तो आपने NaCl प्रिपरेशन ना बोल के फॉर्मेशन बोल दिया ज़्यादा अच्छा। NaCl की फॉर्मेशन, ठीक है, NaCl की फॉर्मेशन में हमारा सबसे पहले हम लेते हैं Na को सॉलिड लेते हैं, बनता है Na गैस। Na गैस को हम IE देते हैं, तो ये बनाता है Na प्लस गैस। Cl2 होता है ये, इसको हम देते हैं बॉन्ड एनर्जी,
तो ये Cl गैसियस बनाता है। अब Cl गैसियस को जब हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये Cl माइनस गैसियस बनाता है। यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम डेल्टा H Eg इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब आती है Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस से NaCl आपने सॉलिड बना दिया। यहाँ भी एनर्जी रिलीज हुई जिसको हमने बोला लैटिस एनर्जी। देखिए, मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यार वो 9-10th की बात है, वो सब नहीं पढ़ना है हमें। नीट की तैयारी कर रहे हैं आप। ये पूरा प्रोसीजर NaCl को बनाने में होता है। अब देखिए, यहाँ पर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। एक आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और तीसरा लैटिस एनर्जी। अगर आपसे कोई बोले कि फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड आर, तो पहला है लो IE। देखिए, कोई भी काम में खर्चा कम होना चाहिए और आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए, ये हम जानते हैं। दूसरा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम लगे, खर्चा कम हो, ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो क्या हो, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। और तीसरा, ये एनर्जी भी रिलीज हो रहा है लैटिस एनर्जी। गैस मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और सॉलिड बनाते हैं तो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या होना चाहिए, हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी होना चाहिए। समझ गए? लो आई, हाई Ea, हाई लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पिछली क्लास में हमने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन अभी हम लैटिस एनर्जी के बारे में नहीं जानते। ये पहले इतना तो जानिएगा कि ये कौन सा हाई होना चाहिए, कौन सा लो होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन क्या है। अब देखिए, कोई भी आयनिक बॉन्ड जब बनता है, कोई भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी अपनी वैलेंसी होती है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट होती है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया गया या तो लॉस किया गया, वो उस एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एटम ऐसे हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, तो इनकी EV, इलेक्ट्रोवैलेंसी को हम EV बोल देते हैं। EV इनका क्या होता है, 1 होता है। +1 नहीं, +1 तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी या कोई भी तरह की वैलेंसी कभी प्लस माइनस में नहीं होती, प्लस माइनस में तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वैलेंसी तो हमेशा ऐसे लिखी जाती है 1 2 3 ऐसे। अब जैसे मान लीजिए कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, तो इनकी EV 2 होती है। बेरिलियम को मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि बेरिलियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक नहीं बनाता। अब जैसे आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो इनका EV कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपको ये देखना है
कि किसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या कौन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। इससे पता चल जाएगा आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब बात करते हैं उस टर्म की जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लैटिस एनर्जी। कि भाई लैटिस एनर्जी क्या होता है। लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी क्या है, दो तरह से डेफिनेशन बोली जा सकती है, रिलीज भी बोली जा सकती है, रिक्वायर्ड भी बोली जा सकती है। देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल सॉलिड क्रिस्टल इन इट्स आइसोलेटेड गैसेस आयन। It is the amount of energy required to break 1 mole solid crystal in its isolated gaseous ions। मतलब आपने NaCl लिया और एनर्जी दी और आपने Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस में तोड़ दिया। ये जो एनर्जी है ये आपकी लैटिस एनर्जी है। दूसरी डेफिनेशन, इसी को पलट देते हैं, ऐसे रिएक्शन को पलट देते हैं। मैं क्या किया, रिएक्शन पलट दिया और कुछ तो किया नहीं, लेकिन डेफिनेशन पलट गया। It is the amount of energy released when 1 mole solid crystal form from its isolated gaseous ion। फॉर्मेशन नहीं है, फॉर्मेशन में तो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस से NaCl बनाएंगे अगर आप, तो जो NaCl बनेगा उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोला जाएगा लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन दो तरीके से बोली जा सकती है। पहला कि भाई एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको तोड़ना हो तो, और दूसरा एनर्जी रिलीज अगर ये बन रहा है तो। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं या कैसे पता करें कि किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और किसकी लैटिस एनर्जी कम है। तो लैटिस एनर्जी फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो देखिए कौन कौन सा फैक्टर लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करेगा। तो उसमें पहला फैक्टर आता है, सबसे पहला फैक्टर आता है कि आयन पे होना चाहिए चार्ज ज़्यादा। आयन पे क्या होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा। अगर चार्ज ज़्यादा है आयन का तो एक आयन दूसरे आयन को, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे। Na के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा, Cl के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि जो है Na की जगह पर Mg2+ आ जाए, Cl की जगह पर O के ऊपर 2- आ जाए, तो ये दोनों और तेज़ी से एक दूसरे को खींचेंगे, और ये और तेज़ी से एक दूसरे खींचेंगे तो और जल्दी सॉलिड बनेगा। जल्दी सॉलिड बनेगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि लैटिस एनर्जी, पहला पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Z प्लस इंटू Z माइनस। Z प्लस क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, और Z माइनस है चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन। लैटिस एनर्जी को अगर आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले कैटायन और एनायन पे चार्ज जिसका ज़्यादा होगा, वो जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ज़्यादा आ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए LiF है, या ऐसे ले लेते हैं NaF है, MgF2 है, MgO है, ये 3 है।
अब इन तीनों में बोला जाएगा भाई लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, कितना आया 1, यहाँ पर इसके ऊपर 2, इसके ऊपर फ्लोरीन के ऊपर तो एक होगा, 2 फ्लोरीन है, इससे नहीं मतलब है, एक पे चार्ज कितना इससे मतलब है, 2 × 1 कितना आया 2 आया, यहाँ पे 2 2 ये कितना आया 4 आया। तो अब सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, Mg की, उसके बाद MgF2 की, उसके बाद NaF की। समझ पाए। दूसरा फैक्टर है हमारा साइज ऑफ आयन। दूसरा फैक्टर हमारा साइज ऑफ आयन है। साइज ऑफ आयन ना बोलकर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन आयंस बोला जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन आयन बोला जाए ज़्यादा अच्छा। तो अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें तो ये साइज ऑफ आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साइज ऑफ आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे समझा देते हैं, जैसे आपके पास LiF है, NaF है, KF है, RbF है, CSF है, तो आप किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा बोलेंगे? साइज, अच्छा F सब में सेम है, तो आपको साइज किसका देखना है? कैटायन का। Li का साइज सबसे छोटा, तो Li वाले की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा, ऐसे हो जाएगा भाई। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास LiF है, LiCl है, LiBr है, Li है। अब इस केस में सब में Li है। अब हेलोजन चेंज हो गया, तो हेलोजन सबसे छोटा फ्लोरीन है, साइज ज़्यादा, तो लैटिस एनर्जी का सबसे छोटा फ्लोरीन है, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि भाई मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें चार्ज और साइज दोनों वेरिएबल हो गए, और आप बोले कि सर साइज था तो खाली साइज वाला क्वेश्चन कराया था, चार्ज था तो खाली चार्ज वाला क्वेश्चन कराया था, ऐसे केस में क्या किया जाए? तो आप बोलेंगे कि चार्ज इज ऑलवेज डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर साइज। मतलब पहले आप चार्ज देखेंगे, जब चार्ज बराबर हो जाए तब साइज देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। देखिए ये है एग्जाम्पल। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें तो सबसे पहले चार्ज देख लेंगे, 2 × 2, 3 × 2, 2 × 1, 2 × 1, 1 × 1। देखिए अब इन दोनों का चार्ज सेम हो गया, तो चार्ज सबसे ज़्यादा Al2O3 का है, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा Al2O3 की। उसके बाद 2 दूनी 4 MgO का है। उसके बाद MgF2 और MgCl2 में चार्ज सेम है। अब फ्लोरीन का साइज छोटा है, MgF2 को लाए। अच्छा, MgCl2 और NaF में आपको लगे कि सर Cl, यहाँ पर Mg का चार्ज ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो मैंने आपको यही बताया कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? चार्ज इज ऑलवेज डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर साइज। तो आपके लिए MgCl2 और फिर NaF। ठीक है भाई, अब 2-4 मिनट पानी वानी पीजिए, आप लोग लौट कर आइए, नया वीडियो 5 मिनट में फिर डालते हैं आपके लिए। ठीक है, अगला वीडियो हमारा जो होगा वो हाइड्रेशन एनर्जी और
सॉल्युबिलिटी पर होगा। अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं लैटिस एनर्जी के बाद। अब हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को जानने के लिए आपको हाइड्रेशन एनर्जी को भी जानना है, लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है? पोलर को पोलर डिजॉल्व करेगा और नॉन पोलर को नॉन पोलर। जैसे जिनके पास पोल्स बने हुए हैं, डाइपोल बना हुआ है, वो जैसे पानी है, वो आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व कर लेता है, लेकिन अब यही NaCl को बेंजीन में डाल दो तो डिजॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि पोलर को पोलर डिजॉल्व करते हैं और नॉन पोलर को नॉन पोलर। जैसे बेंजीन के अंदर आप टॉल्यूइन डाल दीजिए, डिजॉल्व हो जाएगा। तो वो दोनों क्या है? नॉन पोलर टाइप के हैं, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ रहे? तो अब कौन किसको डिजॉल्व करेगा? तो देखिए, पोलर जो सोल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। पोलर सोल्यूट उसमें ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं, उस पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें अगर और वैल्यू की बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कंपाउंड की बात करें, यहाँ पे कंपाउंड की, तो वाटर का 81 होता है। वाटर का कितना होता है? 81। जैसे इथाइल अल्कोहल है तो उसका 35 होता है, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का 35 होता है। जैसे एसीटोन है तो एसीटोन का 12 हो जाता है। तो अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई NaCl सबसे ज़्यादा किस में डिजॉल्व होगा, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा डिजॉल्व होगा, मतलब H2O में। उसके बाद अगर मान लीजिए H2O ना हो तो इन दोनों में कंपेयर करना हो तो इथाइल अल्कोहल में डिजॉल्व होगा, उसके बाद एसीटोन आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई डिजॉल्व क्यों होता है कोई भी चीज़, आयनिक कंपाउंड पानी में डिजॉल्व क्यों होता है, तो पानी में डिजॉल्व होने के कारण है हाइड्रेशन एनर्जी। बोला जाता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर हाई हाइड्रेशन एनर्जी। आयनिक कंपाउंड आसानी से पानी में घुल जाते हैं क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है? सबसे पहले हमारा टर्म तो यही है, हाइड्रेशन एनर्जी। इस लॉकडाउन में मार्कर भी मेरे पास एक ही है, अगर ये ख़त्म हो गया तो होगी व्यवस्था, कहीं ना कहीं से तो होगी, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल है ना। हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है? देखिए, अगर आप पहली बात तो लैटिस एनर्जी क्या होता था कि किसी क्रिस्टल को तोड़ा जाता था, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी उसको बोलते थे लैटिस एनर्जी। क्रिस्टल में क्या होता था? कैटायन एनायन दोनों रहता था। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी जो प्रॉपर्टी है वो एक आयन की प्रॉपर्टी है, मतलब कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी अलग निकलेगी और एनायन की हाइड्रेशन एनर्जी अलग निकलेगी। जैसे NaCl की हाइड्रेशन एनर्जी आपको निकालनी है तो NaCl की हाइड्रेशन एनर्जी के लिए आपको कैटायन की Na प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, Cl माइनस की हाइड्रेशन एनर्जी निकालनी पड़ेगी और दोनों को आपस में जोड़ देना होगा। अब है क्या ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस आयन डिजॉल्व इन वाटर। 1 मोल आइसोलेटेड गैसेस आयन डिजॉल्व इन वाटर। पानी में 1 मोल गैसेस आयन डिजॉल्व करते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी।
अब आप बोलेंगे कि सर हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन ठीक है कि 1 मोल गैसियस आयन को पानी में डिजोल्व किया तो एनर्जी रिलीज हुई, पर होती क्यों है आखिर में? पर पानी में आयन डालने से एनर्जी काहे रिलीज हो रही है, क्या कारण है उसका? तो आइए समझते हैं। एक सिंपल सी बात को आपको पहले बता देते हैं जिसको आप याद कर लीजिए, उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको समझाएंगे। जैसे अगर आप किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यही 2 चीज याद करनी है। तोड़ेंगे रिक्वायर्ड, जोड़ेंगे रिलीज, तोड़ेंगे रिक्वायर्ड, जोड़ेंगे रिलीज। ठीक है, तोड़ेंगे तो रिक्वायर्ड और बनाएंगे तो रिलीज होगा। अब देखिए, कमजोर तोड़ेंगे तो कम रिक्वायर्ड, मजबूत तोड़ेंगे तो ज्यादा रिक्वायर्ड, कमजोर बनाएंगे तो कम रिलीज, मजबूत बनाएंगे तो ज्यादा रिलीज। इतना क्लियर है आपको? चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपने NaCl Na+ गैसियस को पानी में डाल दिया, इसने Na+ एक्वस बना लिया, इसने Na+ एक्वस बना लिया। तो Na+ एक्वस बनाया, यहां पर एनर्जी जो क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी है। क्यों रिलीज हो रहा है मैं अब समझा रहा हूं। देखिए, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को केवल 3 डॉट से दिखाते हैं, मैं कहीं कहीं 4 से दिखा दे रहा हूँ, वो गड़बड़ हो जा रहा है। 3 ही से दिखाना चाहिए, नियम तो यही है। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसमें जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से, कोई खाली बैठा नहीं है, जुड़ा हुआ है सब। घर में एक नया मेहमान आया, जैसे मान लीजिए आप सभी लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, घर में कोई मेहमान आया तो उठ के लोग उसकी आवभगत में चले जाते हैं, 2-4 लोग चले जाते हैं, बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, बच्चे उठ जाते हैं, घर के और सदस्य उठ जाते हैं, मम्मी रहती, दीदी रहती हैं तो उनके लिए कुछ खाना वाना, चाय वाय बनाने लगती हैं। बिल्कुल वैसा ही Na+ जैसे ही आया, एक मेहमान की तरह आया। ये लोग आपस में बंधे हुए थे, जुटे हुए थे, एक जगह पे इकट्ठा थे। जैसे ही Na+ आया, Na+ की आवभगत होना चालू हुई। कैसे? Na+ के अगल बगल, अब प्लस है तो ऑक्सीजन पे ही तो पार्शियल नेगेटिव, भाई ये दोनों कैसे जुड़े हैं? इसके पास पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है, इसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो वाटर में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये जुड़ते गए। इस तरीके से हमने इसको, मैं हर जगह ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव नहीं दिखा रहा हूँ, एक जगह दिखा दिया मैंने आपको, और इससे आप समझ जाइए। इस प्रकार मैंने जोड़ दिया। अच्छा, मैंने 6 ही वाटर का मॉलिक्यूल क्यों लिया? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से अगल बगल 6 वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं प्राइमरी लेयर पे। प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, ये अलग केस है भाई। प्राइमरी लेयर का मतलब ये, सेकेंडरी लेयर का मतलब इसके ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल वाटर से जुड़ा होता है, वो अलग केस है। वो हाइड्रेशन एनर्जी का जिम्मेदार नहीं, वो सॉल्वेशन एनर्जी का जिम्मेदार है। वो मतलब सोल्यूशन एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन के लिए चला जाएगा, ये हाइड्रेशन एनर्जी। .6H2, 6 वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ गया। अब देखिए, यहां से यहां पहुंच गए आप,
इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में पहुंचे। ये बॉन्ड किसके किसके बीच बना है? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये बॉन्ड किसके बीच बना है? पार्शियल नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव। कंप्लीट पॉजिटिव का मतलब चार्ज पार्शियल पॉजिटिव से ज़्यादा, पार्शियल पॉजिटिव से चार्ज ज़्यादा तो अट्रैक्शन क्या ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा तो बॉन्ड मजबूत। ये टूट कर ये बना है भाई, ये लोग बिजी थे, ये टूटे, फिर ये बना। ये टूटा तो पार्शियल H+ और पार्शियल O- के बीच में बॉन्ड टूटा, मतलब कमजोर टूटा। और कंप्लीट प्लस और पार्शियल नेगेटिव के बीच बॉन्ड बना, मतलब मजबूत बना। मैंने बोला था बनेगा तो रिलीज होगा, टूटेगा तो रिक्वायर्ड होगा। कमजोर टूटा, कम रिक्वायर्ड हुआ। मजबूत बना, ज़्यादा रिलीज हुआ। मतलब 10 रुपया लगा, 100 रुपया मिला, तो नेट आमदनी कितनी हुई? 90 रुपये की हुई ना। यही 90 रुपया है हाइड्रेशन एनर्जी। समझिए बात को, यही हाइड्रेशन एनर्जी है। अब हाइड्रेशन एनर्जी तो आप समझ गए क्या हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी को, तो सबसे पहला फैक्टर है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये होता क्या है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F = 1/4πε0 K Q1 Q2/R², कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा होगा। ये K क्या है? यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये क्या कर रहा है? ये फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके फोर्स के? इन दो चार्जों के। दो चार्ज कौन है? कैटायन एनायन। एग्जाम्पल जैसे Na+Cl-, Na+Cl- के बीच में अट्रैक्शन है, उसका अपोज कौन कर रहा है? सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना ज्यादा उतना दूर खींचकर इनको ले जाएगा, और उतना दूर खींच के ले जाएगा और पानी में घोल देगा। जब पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे, जैसे Na यहाँ आ गया, Cl यहाँ आ गया, तो Cl यहाँ है, Na यहाँ है, तो Na-Cl के बीच में दूरी बढ़ गई। तो Na और Cl के बीच में दूरी बढ़ गई तो पानी का काम आसान हो गया। पानी Na को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, इधर Cl को आसानी से पानी का H अट्रैक्ट कर लेगा, इधर Na को पानी का O अट्रैक्ट कर लेगा। इधर भी जो है हाइड्रेशन हो जाएगा, इधर भी हाइड्रेशन हो जाएगा, इधर भी एनर्जी रिलीज होगी, इधर भी एनर्जी रिलीज होगी। दोनों को जोड़ दोगे, NaCl की हाइड्रेशन एनर्जी आ गई। काम कौन कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, उतनी ही ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब डेल्टा H हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। पहला फैक्टर है। बेटा दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन आयन। अब जैसे Na+ है और Mg2+ है, वाटर इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है पार्शियल नेगेटिव से, वाटर इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है पार्शियल नेगेटिव से। इन दोनों में यहां अट्रैक्शन ज्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा, और चार्ज ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि चार्ज ज़्यादा होने से हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो क्या बोलेंगे? डेल्टा H हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन।
बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिएगा कि चार्ज आयन पे चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अब मिटाए, तीसरा फैक्टर है साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन। अब समझा जाए, देखिए Li प्लस है हमारे पास और Na प्लस है, दोनों का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ध्यान से समझिएगा। Li प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, Na प्लस, Li प्लस, Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा इसमें है, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। इसी प्रोटॉन को ये वाटर का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है, इसी प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। जब ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करता है, इधर ये 10 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज इसके उस एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करता है। दूसरा, ये जो है साइज छोटा होने के कारण प्रोटॉन नज़दीक भी है और ये साइज बड़ा होने के कारण प्रोटॉन दूर भी है। और आप जानते हैं कि F = 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। इसका मतलब है कि यहाँ फोर्स कम, यहाँ फोर्स ज़्यादा, ये कमज़ोर बॉन्ड, ये मजबूत बॉन्ड, यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी कम, यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। तो क्या बोलेंगे, डेल्टा H हाइड्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन के। समझ पाए? नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, सब नोट करते जाइए। अब तीनों फैक्टर ध्यान रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैटायन का साइज, कैटायन नहीं, आयन का साइज और आयन का चार्ज, तीनों फैक्टर मैंने आपको भली बात ही समझाया, बड़े आराम से समझेंगे आप। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए कि हाइड्रेशन एनर्जी क्यों पढ़ाया गया, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक बार में बता देते काम खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, इसके एप्लीकेशन भी हम बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी में पहला एप्लीकेशन है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। देखिए Li प्लस से पानी का मॉलिक्यूल ज़्यादा चिपकेगा या Na प्लस से? Li प्लस से, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि Li प्लस का साइज छोटा है, पानी का मॉलिक्यूल न्यूक्लियस को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो पानी का मॉलिक्यूल जब न्यूक्लियस को जल्दी अट्रैक्ट करेगा तो ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल अगल बगल आ जाएंगे। Na प्लस में थोड़े कम, K प्लस में थोड़े और कम, रुबिडियम में और कम, सीजियम थोड़ा और बड़ा होगा, सीजियम में पानी का मॉलिक्यूल और कम। ऐसा नहीं होगा कि चिपकेगा ही नहीं, कम। तो कहने का मतलब है कि जो गैसियस में छोटा वो हाइड्रेटेड में बड़ा, गैसियस में छोटा हाइड्रेटेड में बड़ा। मतलब साइज की अगर बात करें तो Li प्लस एक्वस का साइज Na प्लस एक्वस से ज़्यादा, Na प्लस का K प्लस एक्वस से ज़्यादा, K प्लस का Rb प्लस एक्वस से ज़्यादा और Rb प्लस का Cs प्लस एक्वस से ज़्यादा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल कैटायन में ही, एनायन में भी बोल सकते हैं आप, F माइनस एक्वस,
Cl माइनस एक्वस, Br माइनस एक्वस और I माइनस एक्वस। हाइड्रेटेड आयन का साइज मतलब जो गैसियस में छोटा, जैसे फ्लोरीन गैसियस में छोटा है लेकिन हाइड्रेटेड में बड़ा। ध्यान रखिएगा, गैसियस में छोटा तो हाइड्रेटेड में बड़ा। क्लियर? दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी या हम इसको मोबिलिटी ऑफ आयन भी बोल सकते हैं। मोबिलिटी ऑफ आयन भी बोल सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ आयन। देखिए मोबिलिटी ऑफ आयन कहाँ करना है आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने LiCl एक्वस ले लिया और NaCl एक्वस ले लिया, तो यहां पर आपको Li प्लस एक्वस मिलेगा और यहां पर आपको Na प्लस एक्वस मिलेगा। एक्वस में साइज इसका ज़्यादा है, लार्ज साइज, इसका स्मॉल साइज। मोटा आदमी धीरे धीरे चलेगा और पतला आदमी तेजी से भागेगा। हाई मोबिलिटी, लो मोबिलिटी। लो मोबिलिटी इसका मतलब है कि अगर मोबिलिटी की बात करें और एल्कली मेटल को अगर कंपेयर करते हैं तो आयनिक मोबिलिटी होगा Cs प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस और Li प्लस एक्वस। Li प्लस एक्वस। आयनिक मोबिलिटी मतलब आप पानी में डिजोल्व किए तो भागेगा दौड़ेगा कौन तेजी से, तो Cgm प्लस ज़्यादा तेजी से दौड़ेगा। तीसरा एप्लीकेशन इसका, कंडक्टिविटी की स्पेलिंग गलत हो गई, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी में क्या करना है, आपको कि आपने पानी में NaCl डाला, पानी में LiCl डाला, दोनों में करंट पास कर दिया। एक बाल्टी में आपने नमक डाल दिया, एक बाल्टी में आपने LiCl डाल दिया। बाल्टी खाली बाल्टी नहीं, पानी है उसके अंदर। पानी में आपने नमक डाल दिया, LiCl डाल दिया, करंट पास करा दिया। Na भी भाग रहा है, Li भी भाग रहा है, लेकिन Li का साइज बड़ा। क्यों? अगल बगल पानी का मॉलिक्यूल घेर के उसको अगल बगल चौड़ा कर दिए हैं उसको। और Na प्लस छोटा, तो Na प्लस छोटा है तो Na प्लस तेजी से भागेगा। तो यही ऑर्डर हो जाएगा, यही ऑर्डर है। मतलब ये है कि आप बोल सकते हैं कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी के। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनिक मोबिलिटी के। ठीक, अब यहां तक तो बात हुई हाइड्रेशन एनर्जी की।
लेकिन अब बात करते हैं जिसकी बात हम स्टार्टिंग से ही चालू करी थी, वो थी क्या, सॉल्युबिलिटी। बस सॉल्युबिलिटी को ही समझा रहे थे। उसी में बोल दिया था कि सॉल्युबिलिटी तब ज़्यादा होगी जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी टर्म आ गया तो हाइड्रेशन एनर्जी समझाने लगे बीच में। अब हाइड्रेशन एनर्जी को ख़त्म किया है, अब आ रहे हैं वापस सॉल्युबिलिटी पर। देखिए, एक है खर्चा और एक है आमदनी। NaCl सॉलिड, पानी, Na प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, ये पूरा काम है। NaCl सॉलिड, लैटिस एनर्जी, Na प्लस गैसियस, Cl माइनस गैसियस। Na प्लस गैसियस, Cl माइनस गैसियस प्लस पानी, यहाँ आ गया Na प्लस एक्वस, और ये हो गया Cl माइनस एक्वस, प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये हमारा खर्च है और ये है आमदनी। काम क्या है, NaCl को पानी में डिजोल्व करना। कोई भी काम तब होगा जब आपका खर्चा कम हो और आमदनी ज़्यादा हो। इसका मतलब है कोई भी चीज़ डिजोल्व कब होगी, जब सॉल्युबल कब होगा, जब डेल्टा H हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड से क्या हो, ज़्यादा हो। डेल्टा H हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो, मतलब आमदनी आपकी ज़्यादा हो, खर्चा कम हो। मैग्नीट्यूड इसलिए बोला क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव ना बोल के हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं कि रिलीज ज़्यादा हो, रिक्वायर्ड कम हो, रिलीज ज़्यादा हो, रिक्वायर्ड कम हो, आमदनी ज़्यादा हो, खर्चा कम हो, तो क्या होगा, सॉल्युबल। कोई भी चीज़ उल्टा हो गया, इनसॉल्युबल। अब जैसे देखिए, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, तो दो टर्म तो आता है, एक टर्म और आता है सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल, लेस सॉल्युबिलिटी, वेरी लेस सॉल्युबिलिटी। मतलब कोई ज़्यादा सॉल्युबल है, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई उससे कम। तो कहे यार सॉल्युबल तो सब है, फिर कम कम कैसे पता चलेगा, कम कम कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी 2 लाख रुपए आमदनी है और 1.5 लाख रुपया खर्चा, बचा कितना, 50,000। एक कंडीशन, 2 लाख आमदनी 1.5 लाख खर्चा, बचा कितना, 50,000। दूसरी कंडीशन, 2 लाख आमदनी 1 लाख खर्चा, बचा कितना, 1 लाख। तो नेट प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख, जिसका खर्चा कम है, मतलब लैटिस एनर्जी के कम होने पर भी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरी कंडीशन, 4 लाख रुपए आमदनी और 2.5 लाख रुपया खर्चा, लैटिस एनर्जी बढ़ी लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ गई, नेट प्रॉफिट 1.5 लाख का होने लगा, तो यहाँ पर भी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब जैसे कहीं 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, कहीं 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, कहीं 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो जो 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ वो हाईली सॉल्युबल हो गया, जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ वो उससे थोड़ा कम सॉल्युबल हुआ, जिसमें 50,000 हुआ वो उससे भी थोड़ा कम सॉल्युबल हुआ। इस तरीके से ये जो डिफरेंस आता है वो बताता है कि सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। हाँ, अब आप बोलेंगे कि सर क्या डेटा दिया रहता है, तो क्वेश्चन में डेटा ही नहीं दिया रहता। तो इसके लिए क्या करना है, 2 चीज़ें करनी। एक तो आपको कार्बोनेट का, सल्फेट का, नाइट्रेट का, क्लोरेट का
एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल का एनसीईआरटी में ऑर्डर दिया हुआ है, इनको याद कर लें। चलिए मान लीजिए कि हैलाइड का आप याद कर लें। मान लीजिए कि आपको लगता है कि सर याद नहीं कर पाएंगे, कुछ जुगाड़। देखिए जुगाड़ है, पर एकदम हमेशा मेरा तो ये कहना है कि याद कर लें आप उसको। जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ आयनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अगर आप कैटायन और एनायन के बीच में साइज डिफरेंस क्लियर कर लें तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, NaClO4 एंड KClO4। अब बताइए ClO4 तो दोनों में सेम है। मान लीजिए ClO4 बड़ा है K से भी और Na से भी, तो ClO4 के साइज में से K का साइज घटाइए और ClO4 के साइज में से Na का साइज घटाइए। तो K का साइज Na से बड़ा है तो साइज डिफरेंस यहाँ ज़्यादा आएगा, यहाँ ज़्यादा आएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास है मान लीजिए कि BeF2 MgF2 CaF2 SrF2 BaF2। ध्यान से देखिए, फ्लोरीन का साइज छोटा, सब में सेम भी है। अब सबसे बड़ा साइज किसका? Ba का। तो Ba और F में साइज डिफरेंस सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, साइज डिफरेंस सबसे ज़्यादा यहाँ, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा BaF2 की। तो अगर हम यहाँ बात करें तो BaF2 फिर SrF2 फिर CaF2 फिर MgF2 फिर BF2। समझ पा रहे हैं? एक और एग्जांपल ले लें। जैसे मान लीजिए Bi2 है, Br2 ले लेते हैं। MgBr2 CaBr2 SrBr2 BaBr2। अब जैसे F छोटा था, F छोटा यहाँ छोटा नहीं है, Br बड़ा है, इन दोनों का साइज आसपास हो गया। अब इन दोनों का साइज आसपास हो गया तो इन दोनों में डिफरेंस कम हो गया। यहाँ B बहुत छोटा हो गया, Br बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ साइज डिफरेंस ज़्यादा हो गया। तो यहाँ साइज डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो अगर हम BCl2 मतलब इसकी क्लोराइड ले लें, ब्रोमाइड ले लें, आयोडाइड ले लें, सब में BX2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर Br2 MgBr2 CaBr2 SrBr2 और BaBr2। मार्कर थोड़ा ठीक से चल नहीं रहा है, पानी डालेंगे इसके अंदर। तो BeBr2 ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। तो आपको मैंने इस वाले पूरे लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है और सॉल्युबिलिटी क्या है और कैसे निकाला जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, एकदम बहुत ध्यान से, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है इसके अंदर, सब कुछ निचोड़ दे दिया मैंने आपको। ध्यान से पढ़ के करके और सारा क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है फंस गया, मैं इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। नमस्कार।
नमस्कार। लेक्चर के बीच में आया हूँ बस ये बताने के लिए कि जो बच्चे 2021 या 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक केमिस्ट्री की क्लास मैंने स्टार्ट करी है, जिसमें मुझे ज़्यादा बच्चे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चों को हैंडल नहीं कर पाऊँगा। मुझे सबको डाउट बताना है, सबको वीडियो सोल्यूशन देना है और सबको असाइनमेंट देना है। तो अगर मैं 10,000 बच्चा जोड़ भी लेता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाली पैसे की कमाई होगी, लेकिन बच्चे को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो मेरा केवल ये विचार है कि मुझे एक बैच में 100 स्टूडेंट चाहिए जिसको मैं हैंडल कर सकूं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो दूंगा 1 घंटे का। उस 1 घंटे का वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कोई डाउट है तो आप बोलेंगे हाँ या ना, वीडियो में जो भी हुआ। और देन वीडियो देखने के बाद डाउट अगर आपको नहीं है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर सेम डे मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट दूंगा। ये रोज़ का मेरा काम रहेगा जब तक कि चैप्टर कंप्लीट ना हो। इससे क्या होगा कि आप उस चैप्टर के कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन लगा चुके होंगे और आपका वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। और बहुत हाई एंडिंग क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, क्योंकि मैं खुद जेई का टीचर हूँ और नीट जेई दोनों को पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन दोनों के रहते हैं और मैं क्या करता हूँ कि नीट वालों को तो थोड़ा सा हाई लेवल का देता भी हूँ, ताकि वो, जैसे कि आप जब 10th में थे तो 10th के क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, है कि नहीं, लेकिन जब आप 12th में गए, 11th में गए, 12th में गए, तो जब आपने आगे की चीज़ें पढ़ी तो आप 10th का क्वेश्चन करने लग गए, हुआ ना ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप सारा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सिलेबस की गारंटी मेरी है, मैं इसके सामने खड़ा हूँ। आप ये देख लीजिए कि जो फ़ी है मेरी वो 1500 रुपये, 1499, 1500 ही होता है पर मंथ है। जब आप ईयरली पे करना चाहते हैं तो 12,000 पर ईयर है। चाहे किसी भी क्लास का हो, 11th का नीट जेई का हो, 12th नीट जेई का हो या ड्रॉपर टारगेट नीट जेई का हो, किसी भी क्लास का हो, क्लब फीस इतनी ही है। केवल हमें 100 स्टूडेंट चाहिए हर बैच में। बैच स्टार्ट होगा 15 जुलाई को। तब तक आप इनरोल्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं 100 स्टूडेंट से ज़्यादा एक बैच में इनरोल नहीं करूंगा। अगर आप मुझे जानते हैं, मेरी टीचिंग स्टाइल को जानते हैं, तो अभी तक आप लोगों ने केवल मुझे क्रैश कोर्स में देखा है, लॉन्ग कोर्स में नहीं देखा है। लॉन्ग कोर्स का वीडियो अगर आपको देखना हो तो मैं एक आध वीडियो यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आप लॉन्ग कोर्स का वीडियो देखिए। ऐसा करते हैं कि एटॉमिक रेडियस और एनर्जी से रिलेटेड वीडियो में एक डालता हूँ, आप उसको देखिएगा, तब समझिएगा कि लॉन्ग कोर्स में कैसे पढ़ाया जाता है। चलो मैं जो है उसको डाल दूंगा, इसलिए क्योंकि वो 11th का भी पार्ट है, वो 12th का भी पार्ट है, वो टारगेट का भी पार्ट है, तो वो सबके काम आ जाएगा। अच्छा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट या वेबसाइट मिल जाएगा जिसमें आप इनरोलमेंट में जा सकते हैं, या इनरोलमेंट लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लास 1-1.5 घंटे की चलेगी, 4 दिन चलेगी, क्योंकि 6 दिन क्लास अगर चलती है तो आप उतना असाइनमेंट कर ही नहीं पाएंगे। आपको थोड़ा टाइम चाहिए सेल्फ स्टडी का। तो क्लास आपकी 4 दिन चलेगी, 1 दिन आपका टेस्ट होगा, मतलब कुल 5 दिन आप इन्वॉल्व रहेंगे। 4 दिन क्लास चलेगी, 1 दिन आपका टेस्ट होगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, मैंने और वीडियो में दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, लेकिन वो जो बाकी कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें क्या होता है कि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ तो मैं नहीं देख पाता हूँ। कई बार क्या होता है कि शाम के समय कॉल आता है या रात के समय कॉल आता है तभी देख पाता हूँ, दिन में कॉल आता है तो वो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, नहीं देख पाता हूँ। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक ये बेटा देना, कॉलिंग के लिए
69782912। ये केवल ओनली कॉल, क्योंकि इस नंबर पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम नहीं चलता, तो आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा मैंने आपको डिटेल बता दिया है। अब आप अपना लेक्चर, अब आप आगे लेक्चर, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फजांस रूल। क्या है फजांस रूल? कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। काम धंधा कोई नहीं था इनको, आयनिक में कोवलेंट, कोवलेंट में आयनिक, यही सब ढूंढ रहे थे। ये कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड हमारे पढ़ाने के लिए एक नया टॉपिक बढ़ा दिया इन्होंने, और आपके लिए भी। अब बच्चे क्या करते हैं कि फजांस रूल अप्लाई करते हैं जब, तो वो कोवलेंट करेक्टर आयनिक कंपाउंड में ढूंढने के लिए भी कर देते हैं और आयनिक करेक्टर कोवलेंट कंपाउंड में ढूंढने के लिए भी कर देते हैं। बिल्कुल गलत है। केवल यही चीज के लिए आपको फजांस रूल अप्लाई करना है। आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करेक्टर, अगर आपको कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक करेक्टर ढूंढना है तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना होगा। जितना कोवलेंट कंपाउंड जैसे HF है और HCl है, तो इसमें अब आप आयन मत तोड़िए, आयन कहाँ है ही, वो तो कोवलेंट बॉन्ड है। तो उस सिचुएशन में आप हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करिए। जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा आयनिक होगा, वो अलग केस है। वो मैं आपको परसेंट ऑफ आयनिक करेक्टर पढ़ाते समय बताऊंगा। अभी फजांस रूल की बात करते। फजान ने ये बोला कि आयनिक कंपाउंड में अगर आपको कोवलेंट करेक्टर ढूंढना है तो आपको 5 बातें ध्यान में रखनी होगी। पहला, साइज ऑफ कैटायन should be smaller। अगर आपको कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा चाहिए आयनिक कंपाउंड में, तो कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? छोटा। साइज ऑफ एनायन शुड बी लार्जर। एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? बड़ा। कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा। पहले ये 2 पॉइंट समझा दें आपको। चलिए, अच्छा देखिए, यह तीसरा पॉइंट और चौथा, सारे पॉइंट लिख देते हैं। पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन शुड बी हाई है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं ना भाई, यहाँ पर हेडिंग डाल दिया जाए। फॉर हायर कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। हायर कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड में होने के लिए साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉलर, साइज ऑफ एनायन शुड बी लार्जर, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन शुड बी हाई। ये सब समझाते हैं। पोलराइजिबिलिटी ऑफ एन आयन, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एन आयन शुड बी हाई। अब 5वां पॉइंट, इफ, देखो 5वां पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट को हमको बीच में लाना चाहिए था। ऐसा करते हैं कि इसको हटाते हैं पहले, तीसरे पॉइंट में लिखते हैं चार्ज ऑन
cation and anion should be high. Polarization power of cation should be high. Polarizability of anion should be high. छठा पॉइंट, if size and charge are same, then pseudo noble gas configuration outermost cell have 18 electron. Pseudo noble gas configuration have higher covalent character than noble gas कन्फिग्यूरेशन। नोबल गैस कन्फिग्यूरेशन हम जानते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए ये दोनों पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाए, ये सारे पॉइंट एक ही बात कहते हैं, इसको छोड़ के ये एक अलग केस हो जाता है। ये पांचों पॉइंट बस यही दोनों को मिला, ये पांचों पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट का समरी भी यही है। अगर ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ जाए तो ध्यान से समझिएगा। सबके बारे में बताएंगे आपको, पोलराइजेशन पावर क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, और इन तीनों को समझाते हैं, तब लास्ट पे इस पे आते हैं। ठीक है, हमने बोला कि कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आखिर कोवैलेंट कैरेक्टर होता क्या है, कोवैलेंट और आयनिक में क्या अंतर है? देखिए NaCl में क्या होता है, NaCl का सॉलिड क्रिस्टल अगर आप बनाते हैं तो वो Na+ और Cl- होता है। उसके अंदर क्लोरीन सभी कॉर्नर और फेस सेंटर पे होता है, और Na+ सभी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में होता है, या कह सकते हैं कि सभी S सेंटर और बॉडी सेंटर पे होता है। मतलब Na अलग रहता है, Cl अलग रहता है, Na+ अलग रहता है, Cl- अलग रहता है। दोनों के बीच में कोई डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होता। आयनिक कंपाउंड में कोई डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होता। यही कारण है कि आयनिक कंपाउंड किसी भी तरह के आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शोन बाय आयनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अरे भैया कोई आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, क्योंकि उसमें नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड है ही नहीं है यार, ओवरलैपिंग तो हुई नहीं है। बॉन्ड तो तब होगा ना जब ओवरलैपिंग होगी। ये तो एक तरह का अट्रैक्शन है, कूलम्ब्स लॉ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि फॉर हायर कोवैलेंट कैरेक्टर इन एनी कंपाउंड कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, तो कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? हम बात कर रहे थे कि आयनिक में क्या होता है, कैटायन और एनायन अलग अलग होते हैं। कोवैलेंट में क्या होता है? कोवैलेंट में दोनों जुड़े होते हैं और शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन बीच में होता है। इसका मतलब है कि अगर बीच में इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर है। और अगर किसी एक के पास है, जैसे Cl के पास इलेक्ट्रॉन है, Cl-, Na+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन है, वो अलग चीज है। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास है? Cl के पास है। तो Cl के पास कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, Cl पूरा मालिक है उसका। तो जब ये कंडीशन होगी, कंप्लीटली एक के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो आयनिक होगा, और दोनों के बीच में होगा तो कोवैलेंट होगा। अगर आयनिक कंपाउंड में ये कैरेक्टर आ जाए
कि जो एक के पास इलेक्ट्रॉन है उसको खींच के बीच में ला सके, तो कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज हो जाएगा। जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे आपके पास है LiCl और NaCl, दो कंपाउंड हमने ले लिया, हमने एक Li बना दिया, दो इलेक्ट्रॉन है, और ये Cl बना दिया, ठीक है। Cl में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, Li है और ये Cl है। Li का न्यूक्लियस Cl के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ध्यान से देखिए, अब ये हमारे पास Na प्लस है, और ये Cl माइनस, वैसे ही हमने Cl माइनस बना दिया। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, ठीक है। ये हमारा Cl माइनस है, Li प्लस है, Na प्लस है, Cl माइनस है। अच्छा, दोनों Cl माइनस का थोड़ा बड़ा छोटा साइज हो गया है, एकदम इंची टेप लेकर नहीं ना बनाया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, Na इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ Li अट्रैक्ट कर रहा है। Na एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, उसी से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और Li भी एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, उससे अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन Li अगर देखा जाए तो साइज छोटा होने के कारण इसके काफ़ी क्या हो गया, पास आ गया है, और Na का साइज बड़ा होने के कारण दूर है, मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा दूर है। पोटेशियम थोड़ा और दूर हो जाएगा, रुबिडियम थोड़ा और दूर हो जाएगा। अब दूर हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम कर पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज़्यादा कर पाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना, तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ऐसे थोड़ा डिस्टॉर्टेड, इलेक्ट्रॉन इसकी इस ओर भागने लगता है। अब अगर आप देखें तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आने की संभावनाएं बढ़ गई, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आने की संभावना बढ़ी, इसका मतलब क्या बढ़ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। इसमें भी होगा लेकिन इतना नहीं होगा। तो फायदा क्या हुआ, कैटायन छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट कर गया। समझ में आया? अब मान लीजिए कि यही LiCl होता और यहां पर LiI होता, यहां पर LiI होता, तो आप क्या करते, Li लेते, थोड़ा Li टाइप का तो बना ले, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आप बड़ा सा एक आयोडीन बनाते, और ऐसे आयोडीन के भैया सारे इलेक्ट्रॉन मैं बना नहीं पाऊँगा, ऐसे करके बना दिया। अब आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, आयोडीन का साइज क्या है, I माइनस का साइज क्या है, I माइनस का साइज बड़ा है। I माइनस का साइज बड़ा होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉनों का, दूर के इलेक्ट्रॉनों का ध्यान नहीं रख पाएगा, Li बड़े आसानी से इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। तो जो ये कंडीशन Cl में है उससे ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा ये वाला।
उससे ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हायर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि I बड़ा था इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ, और जब LiCl और Li क्या कर रहे थे, हाँ LiCl और NaCl जब कंपेयर कर रहे थे तो Li का साइज छोटा था इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जा रहा था। मतलब कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये बात। अच्छा, यहीं पर आपको पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी बता देते हैं। देखिए डेफिनेशन चाहे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट पोलराइजेशन पावर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन बाय कैटायन is known as polarization power of cation. Tendency to attract the electron of anion by cation is known as polarization power of cation. cation इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी। एनायन, पोलराइजेबिलिटी एनायन की प्रॉपर्टी है। पोलराइजेबिलिटी को आप हिंदी में लापरवाही कह सकते हैं। Cl अपने इलेक्ट्रॉन, Cl के इलेक्ट्रॉन को Li खींच रहा है, Li आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को Li खींच रहा है। कौन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचने दे रहा है, आयोडीन। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो टेंडेंसी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कैटायन इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन का अपने इलेक्ट्रॉनों को कैटायन की ओर जाने देना, यही पोलराइजेबिलिटी है। एनायन जाने देगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कैटायन खींचेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कैटायन खींचेगा तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, एनायन जाने देगा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। बात समझ पा रहे हैं? ध्यान रखिए, मैंने चौथा पांचवा पॉइंट समझाया, तीसरा पॉइंट अभी हम नहीं बताए, तीसरे पॉइंट को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास MgCl2 है और यहां पर NaCl है, तो आप इसमें से निकालिए क्या, Mg2+ और इसमें से निकालिए क्या, Na+। अब बताइए साइज किसका छोटा होगा? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास प्रोटॉन 12, इसके पास प्रोटॉन 11, तो साइज इसका छोटा होगा। जब इसका साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर तो अपने आप बढ़ गया, इसका मतलब पहले पॉइंट से ही तो सॉल्व हो गया। लेकिन फिर भी तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन शुड बी हाई। तो कैटायन का चार्ज क्यों ज़्यादा? अब Cl से जब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी। जब Na+Cl से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी पोलराइजेशन पावर कम होगी, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कम खींच पाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए NaCl और Na2S, अच्छा यहाँ पर MgCl2 का ज़्यादा है। अब यहाँ पर आपको Na दोनों जगह मिल गया, यहाँ Cl- मिल गया, यहाँ S2- मिल गया। अब एनायन की बात है तो बात पोलराइजेबिलिटी की होगी। इन दोनों में से कौन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से कैटायन की ओर जाने देगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों का वजन है, इलेक्ट्रॉनों का भार है, इलेक्ट्रॉनों को जल्दी हटाना चाहता है, तो क्या करेगा? तुरंत इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजेगा। क्यों भेजेगा? कौन खींच रहा है? Na दोनों जगह खींच रहा है, लेकिन इसके पास प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ज़्यादा है। 16 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन मिलकर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो थोड़ा कम खींच पा रहा है। 16 प्रोटॉन थोड़ा कम अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा खींच ले रहा है। तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा हो गया। बड़ा आसान है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे बात करें
BCl2 MgCl2। तो B का साइज छोटा, Mg का साइज बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब जैसे LiF LiCl, तो अब एनायन की बात करें तो एनायन का यहाँ पर साइज बड़ा, एनायन का साइज बड़ा तो लिथियम आसानी से अट्रैक्ट करेगा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर फजान ने आयनिक कंपाउंड में निकालने को बोला था, ये नहीं कि आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड में निकालना चालू कर दो इससे, ये बिल्कुल मत करिएगा, कभी मत करिएगा। छठा पॉइंट इसमें बचता है, छठा पॉइंट है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे देखिए आपके पास CuCl है और NaCl है, Cu प्लस Na प्लस 0.95 एंगस्ट्रम, 0.95 एंगस्ट्रम साइज है भाई। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 18, भाई 29 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकल गया 18 बजे, 2 8। ये कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस और ये कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो नोबल गैस। चार्ज कितना? 1 पॉजिटिव, 4 से आप चेक नहीं कर सकते तीसरे पॉइंट से। साइज कितना? 0.95। पहला पॉइंट साइज से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो आपको छठे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ये स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। आप बोलेंगे कि सर ये कैसे, ये थोड़ा समझा दीजिए, क्लियर है? लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। कॉपर कहाँ है? कॉपर कहाँ है? इस तरफ, इधर सोडियम है, इधर सोडियम है, इधर कॉपर है। तो जब इधर सोडियम है और इधर कॉपर है, इधर से इधर लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनका वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। समझ में? ध्यान रखिएगा 6 पॉइंट को, और 6 पॉइंट एकदम पक्का कर लीजिएगा। फजांस रूल का सारा क्वेश्चन लगाइए, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। अगले टॉपिक को लेकर फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए आप बाहर मत निकलिएगा, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। बाहर मत निकलिए, सारी की सारी चीज़ें आपको घर पे ही मिलेगी। नमस्कार।